नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला माइलस्टोन पार कर लिया। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या ये आंदोलन यही खत्म हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक छोटी सी जीत थी या एक बड़े तूफान की पहली लहर। और उस तूफान के सेंटर में खड़े हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चाय उठा के कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि आज की कहानी में रेजिग्नेशन है, राम मंदिर से लेकर 2026 तक का करियर आर्क है और एक पीएम है जो पिछले 12-13 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं असली मुद्दों पर। इससे पहले एक बहुत ही बड़ा मसला चल रहा था, जो है राम मंदिर। नरेंद्र मोदी जी का पूरा करियर इस पर बेस्ड है और हमेशा हर भाषण और इलेक्शन रैली में इसका जिक्र और इस्तेमाल हुआ है। क्या अब जो हार्डकोर अंधभक्त है वो इस चोरी का बदला लेगा? कब लेगा और कैसे लेगा? क्या इन अंधभक्तों में उतनी हिम्मत है जितनी जेन जी ने दिखाई अपने नीट पेपर लीक के लिए? उस ट्रस्ट का गठन खुद गवर्नमेंट ने किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। क्या अब मोदी जी का करियर दांव पर है? क्या मोदी जी को फॉरेन टूर्स महंगे पड़ गए? मोदी जी बाहर मेलोडी देने में बिजी थे और यहाँ घर लूट गया। क्या राजा की कुर्सी मोदी जी के सर चढ़ गई? जिस तरह हर चीज पर मोदी जी का फोटो होता है, क्या वो अंधभक्त भी अब सड़क पर उतर के नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे? और जब अनभक्त इस पर बात करेंगे तो गोदी मीडिया उन्हें भी पाकिस्तान फंडेड टेररिस्ट बोलेगी या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग फॉरेन फंडेड सॉरस फंडेड बोलेगी। गोदी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट बन जाएगा। क्रेडिट लेने वाले पीएम अब अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? क्या मोदी जी का 12-13 साल तक का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना लेने वाला रिकॉर्ड टूटेगा? मोदी जी इंस्टाग्राम पर आ गए। क्या पीएम सिर्फ सोशल मीडिया और फॉलोअर्स के लिए बने हैं? क्या मोदी जी अपने भक्तों को छोड़ रहे हैं सिर्फ जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए? सब कुछ सही चल रहा था। थोड़े से बच्चे जंतर मंतर पर बैठे थे और प्रदर्शन कर रहे थे नीट पेपर लीक का। किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया, लाठीचार्ज करो और सोनम वांगचुक को उठा लो। यही से सब कुछ बिखर गया और गवर्नमेंट की लंका लग गई। ये सब उसी से हुआ जिसे लोग चाणक्य चाणक्य कहते हैं। उनके आदेश के बिना दिल्ली पुलिस का एक पत्ता नहीं हिल सकता, स्टूडेंट तो काफी दूर की बात है। ये एक अच्छा लेसन है जनता के लिए कि किसी को भी इतना भी सर ना चढ़ा ले कि वो अपने पे हावी हो जाए, यानी चाणक्य। चलो, इस आंदोलन से ये भी पता चल गया कि नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों से कितना प्यार करते हैं और अपनी जनता से कितना। ये पता चलने में 20-25 दिन निकल गए। एक वक्त था जब एक 7वीं फेल बंदा अनशन के लिए बैठा था और उसके सपोर्ट में काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी थे और इन्होंने मिलकर एक हाईली एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर को गिरा दिया था। अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब एक हाईली एजुकेटेड आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनकी वजह से शायद प्रधानमंत्री जी का फॉल कंफर्म है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो हाईली एजुकेटेड पर्सन। आप चाहे समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि कॉकरोच वाले कमेंट की। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन सिर्फ एक मिनिस्टर का जाना नहीं था, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के एजुकेशन एजेंडे के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल झटका था। एजुकेशन मिनिस्ट्री सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस चलाने की मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन की सोच और आइडियोलॉजी को शेप करने का सबसे पावरफुल टूल है। इस वजह से एजुकेशन पर कंट्रोल हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी रहा है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के सबसे ट्रस्टेड एजुकेशन मिनिस्टर में से एक माने जाते थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने में उनका मेजर रोल था और बीजेपी के अंदर भी उन्हें फ्यूचर लीडरशिप के रूप में देखा जा रहा था। इसलिए उनका जाना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए सेटबैक माना जा सकता है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ नीट पेपर लीक या एनटीए कंट्रोवर्सी तक लिमिटेड नहीं था। कई सालों से स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा था। पेपर लीक्स, गवर्नमेंट जॉब्स, वैकेंसीज की कमी, रिक्रूटमेंट डिलेस, अग्निवीर स्कीम और एग्जाम सिस्टम पर ट्रस्ट की कमी ने मिलकर यूथ के गुस्से को और बढ़ा दिया। नीट बस वो स्पार्क बन गया जिससे सालों का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गया।
NEP 2020 के थ्रू सेंटर का एजुकेशन पर कंट्रोल बढ़ता हुआ दिख रहा था, जबकि स्टेट की ऑटोनॉमी कम होती नजर आ रही थी। यूनिवर्सिटीज में आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस बढ़ने के एलिगेशंस भी लग रहे हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जगह आइडियोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने की भी क्रिटिसिज्म होती रही है। ये वही कंसर्न्स है जिनके अराउंड स्टूडेंट्स ग्रुप और ऑपोजिशंस लगातार सवाल उठाते रहते हैं। एजुकेशन फंडिंग भी एक बड़ा कंसर्न बन चुकी है। एजुकेशन बजट का शेयर कम हुआ है। कई स्कॉलरशिप स्कीम्स बंद हो या रिड्यूस होने पे पब्लिक एजुकेशन को ग्रेजुअली वीक किया जा रहा है। ऐसी क्रिटिसिज्म सामने आती रही है। इसका सीधा इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन के भरोसे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जेन जी का रिस्पॉन्स है। शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि नए एजुकेशन रिफॉर्म्स को यूथ इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर अलग दिखी। आज का स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस का एग्जाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन डैमेज कंट्रोल जरूर हो सकता है, लेकिन इससे एजुकेशन सिस्टम के आसपास खड़े हुए सवाल खत्म नहीं होते। अगर यूथ मूवमेंट इसी तरह मोमेंटम बनाए रखते हैं तो डिबेट सिर्फ एक मिनिस्टर, एक एग्जाम या एक एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगी। सवाल पूरे एजुकेशन मॉडल, पॉलिसी और उसके फ्यूचर डायरेक्शन पे उठने लगेंगे, और वही किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल चैलेंज बन सकती है। तो यह आंदोलन सिर्फ एक इस्तीफा तक सीमित रहेगा या एक बड़े तब्दीली की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।